नमस्कार। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। हम हिंदी व्याकरण के वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स फटाफट रिवाइज करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए सीधे उन सवालों पर आते हैं जो आपकी रैंक बना या बिगाड़ सकते हैं। कभी सोचा है सिंध शब्द हिंदी कैसे बन गया? या फिर संस्कृत जो इतनी कठिन भाषा है वो आज की हिंदी में कैसे बदल गई? ये सिर्फ मजेदार कहानियां नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इनके जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, किसी भी भाषा के ग्रामर को समझने से पहले सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई भाषा होती क्या है ना? ये वो पहली ईंट है जिस पर व्याकरण की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो भाषा क्या है? सिंपल शब्दों में अपने मन के विचार और दिल की भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया। ये जो भाषा शब्द है ना, ये संस्कृत के भाष धातु से निकला है, जिसका मतलब ही होता है प्रकट करना या बोलना। और इसी की वजह से तो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाता है। अब देखिए, भाषा के दो मेन फॉर्म्स हैं। एक है मौखिक, मतलब जो हम बोलते हैं, और दूसरी है लिखित। मौखिक वाली तो प्राइमरी है, हम सबसे पहले बोलना ही सीखते हैं, पर वो टेम्पररी होती है, जैसे ही बोला हवा में गायब। लेकिन जो लिखित भाषा है वो परमानेंट है। सोचिए, सम्राट अशोक के शिलालेख हजारों साल बाद भी हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये भाषा का सबसे स्टेबल, सबसे स्थायी रूप है। चलिए अब जरा अपनी हिंदी भाषा की कहानी को समझते हैं, और इसकी कहानी तो इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी। हिंदी शब्द हमें फारसी भाषा से मिला है। हुआ ये कि फारसी बोलने वाले लोग स को ह बोलते थे, तो जब वो सिंधु नदी के इलाके में आए तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा, और बस यहीं से यहाँ के लोगों को हिंदू और यहाँ की भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। एक आम गलतफहमी है कि हिंदी सीधे संस्कृत से निकली है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक पूरा एवोल्यूशन हुआ है। देखिए, सबसे पहले थी संस्कृत, जो बहुत मुश्किल थी। उसे आसान बनाने के लिए आई पाली। फिर वो और आसान हुई तो बनी प्राकृत। प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे कहा गया अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश में से, खासकर शौरसेनी अपभ्रंश से, हमारी आज की हिंदी निकल कर आई। ये शब्द अपभ्रंश, इसे तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है, किसी भाषा के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? जवाब है अपभ्रंश। ये संस्कृत से हिंदी तक के सफर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। ओके, हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं उन फैक्ट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। मतलब हिंदी का ऑफिशियल स्टेटस क्या है, संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है, ये पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। ये जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए एक खजाना है। एक एक पॉइंट एक सवाल है। लिपि कौन सी? देवनागरी। ऑफिशियल स्टेटस क्या है? राजभाषा। ध्यान रहे, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। संविधान का कौन सा आर्टिकल? 343(1). हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 में इसी दिन इसे राजभाषा का दर्जा मिला था। और हाँ, वर्ल्ड हिंदी डे वो 10 जनवरी को होता है। और ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान में इसे यही दर्जा दिया गया है। एग्जामिनर को पता है कि ये कॉमन कन्फ्यूजन है, तो वो ये सवाल जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो हमने भाषा और उसके इतिहास को समझ लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, व्याकरण यानी ग्रामर। किसी भी भाषा को अगर शुद्ध तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसका ग्रामर तो समझना ही पड़ेगा। तो व्याकरण है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये रूल्स की एक किताब है, एक रूल बुक, जो हमें बताती है कि किसी भाषा को सही सही कैसे बोलना, लिखना और समझना है। ये भाषा का डिसिप्लिन है, समझ लीजिए। हिंदी का पूरा व्याकरण बस 3 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे छोटा और बेसिक हिस्सा है वर्ण, मतलब हमारे स्वर और व्यंजन। जब इन वर्णों को एक मीनिंगफुल तरीके से जोड़ते हैं तो बनता है शब्द, और जब शब्दों को मीनिंगफुल तरीके से जोड़ते हैं तो बनता है वाक्य। सिंपल है, वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी सवाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम में पूछें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जवाब होगा वर्ण। लेकिन अगर सवाल में सार्थक शब्द जुड़ जाए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तब जवाब बदल जाएगा।
तब जवाब होगा शब्द। क्यों? क्योंकि क का कोई मतलब नहीं है, पर कमल का है। चलिए, अब कुछ ऐसे रूल्स और कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जहां अक्सर लोगों के नंबर कटते हैं। इन पर अगर ध्यान दे दिया तो बाकियों से एक कदम आगे निकलना तय है। ये एक गोल्डन रूल है स्पेलिंग के लिए। जब भी कोई ऐसा शब्द हो जिसके आखिर में बड़ी ई या बड़ा ऊ आता हो और हम उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं, तो वो मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे दवाई में बड़ी ई है पर दवाइयाँ में छोटी ई हो जाती है। ठीक वैसे ही वधु में बड़ा ऊ है पर वधुएं में छोटा ऊ हो जाता है। ये बहुत कॉमन गलती है। गिनती को शब्दों में लिखना, यहाँ भी बहुत गलतियां होती हैं। खासकर ये वाले शब्द, इनकी सही स्पेलिंग देख लीजिए। 33, 43, 53, 63। लोग अक्सर इन्हें गलत लिखते हैं और एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये एक पेट क्वेश्चन है। जो व्याकरण का विशेषज्ञ हो उसे क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग सोचेंगे व्याकरण, गलत। सही शब्द है वैयाकरण। ये छोटा सा वैया आपको एक नंबर दिला सकता है। तो भाषा कैसे बनी से लेकर ग्रामर के इन खास नियमों तक, ये सब आपकी तैयारी का बेस हैं, आपकी नींव हैं। इन बेसिक्स पर पकड़ मजबूत कर ली तो समझ लीजिए कि एग्जाम में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जरा सोचिए, ऐसा कौन सा हिंदी शब्द है जो रोज इस्तेमाल होता है पर शायद ग्रामेटिकली गलत तरीके से? कभी दवा की दुकान पर दवाइयों की स्पेलिंग पर गौर किया है? अब जब नियम पता चल गए हैं तो अपने आसपास इन चीजों को नोटिस करना शुरू कीजिए। सीखना इसी से मजबूत होता है।